नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। हम दोनों को साथ में कंपेयर करके पढ़ेंगे। अगर आप लक्ष्मीकांत किताब जो है उसका 62 एंड 63 चैप्टर खोलते हो तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा और हम इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी हो याद करने में। अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। यूपीएससी एंड पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ये हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कमीशन क्यों बनाया गया। ठीक है, तो 2005 में हमारे देश में एक कानून बनाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आरटीआई एक्ट बहुत फेमस एक्ट है। ये जनता को जागरूक करने के लिए बनाया गया था ताकि जनता गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ जो भी जानकारी चाहिए उसको ले सके। और आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा है टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार जो भी काम करती है या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, जो भी गवर्नमेंट के सर्वेंट्स होते हैं, जो भी सरकारी काम होता है, जो काम चल रहे होते हैं, आप उनकी जानकारी डिपार्टमेंट से निकलवा सकते हैं आरटीआई एप्लीकेशन को फाइल करके इस कानून के तहत। ठीक है, बेसिकली इस कानून का जो सबसे बड़ा मोटिव था वो क्या था? एक तो जनता को ये लीगल राइट देना कि वो सरकार से जानकारी प्राप्त कर सके, एंड दूसरा क्या है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सके। ठीक है, ताकि जनता का भरोसा भी सरकार में बना रहे कि सरकार सही से काम कर रही है, क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब कहीं पे कोई धांधलेबाजी नहीं है। ये लाइन बस सुनने में अच्छी लग रही है, अभी हम जानेंगे कि असली में ऐसा है या नहीं है। तो 2005 में एक कानून बनाया गया कि ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए कि मतलब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 19 हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप लोग जानते हैं क्या होता है? मौलिक अधिकार का मतलब कि हमारे ऐसे अधिकार जो हमें मिलने ही चाहिए, अगर सरकार या स्टेट उसका उल्लंघन करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में आती है और हमारे राइट्स की रक्षा करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आर्टिकल कहता है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, और इसमें ना एक चीज और कवर्ड है, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू स्पीक तो है कि आप पब्लिकली या जैसे भी आप फ्रीली बोल सकते हैं, आपको आज़ादी है बोलने की, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके बोलने से किसी और को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों इस आर्टिकल के तहत हमारा ये अधिकार है, जिसके चलते ये कानून बनाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। यानी इसको लीगली एक पावर दे दी गई, एक कानून बना दिया गया कि भैया हाँ अब आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्योंकि हमने कानून बना दिया। बट जब ये कानून बनाया गया तो ये भी देखा गया कि भाई इस कानून का ध्यान कौन रखेगा, मतलब इसके जो भी प्रोविजंस है उसको लागू कौन करेगा। अब मान लीजिए हमने इंफॉर्मेशन मांगी सरकार से, सरकार ने नहीं दी, तो हम किसके पास जाएंगे? इसी के चलते दोस्तों दो कमीशन बनाए गए, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। ठीक है, और उनका काम बेसिकली इन्हीं के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने का है, यानी जो आरटीआई का कानून है। तो हम लोग पहले जानेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में और उसके बाद हम लोग जानेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। ठीक है, और देखिए अभी मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब मैं इस वर्ड का पहले आपको मतलब समझा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है, ऐसी कई सारी बॉडीज हैं। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो वो बॉडी होती है जिसके लिए हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप क्या है, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का आर्टिकल जानते होंगे 148। ठीक है, ऐसे ही आप उसका भी जानते होंगे क्या, उसका अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76। तो ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि संविधान में उसके लिए डायरेक्टली दिया हुआ है। जो चीज पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है, जैसे ये कमीशन मैंने अभी बताया, आरटीआई एक्ट जो हमारा बनाया गया, उसके मद्देनजर रखते हुए एक कमीशन बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, यानी भारत के संसद के द्वारा। जब पार्लियामेंट कोई बॉडी बनाती है तो उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बनाकर इसको बनाया है, संविधान में नहीं था, तो इसको हम कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी। इसलिए हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो भी कमीशन है इसको क्यों बनाया गया, ताकि आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस को कोई लागू कर सके। हम इंफॉर्मेशन मांगे तो सरकार इंफॉर्मेशन दे हमें, अगर नहीं देगी तो कौन ध्यान रखेगा इस चीज का? ये कमीशन ध्यान रखेगा। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई,
बट केंद्र सरकार का इस बॉडी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अभी हम समझेंगे कैसे। इसमें एक संशोधन भी किया गया था, यानी एक अमेंडमेंट भी किया गया था, जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और भी पावर्स आ गई थी इस कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, इनका अपना हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। खैर ये इन्फॉर्मेशन तो ऐसे ही मैंने प्रोवाइड कर दी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब देखिए इसके कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं, यानी इस कमीशन के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, सारी चीजें समझते हैं। तो इस कमीशन के अंदर सेंट्रल लेवल की अभी बात हो रही है, तो सेंट्रल लेवल पे एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे यानी CIC, प्लस नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, यानी इसके साथ 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और हो सकते हैं। एक चीफ होंगे प्लस उनके साथ 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी IC। ठीक है, सभी का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है। अभी ये चीज आपको मतलब याद रखनी है, क्योंकि MCQs जो भी होते हैं ना, मान लीजिए आप PCS UPSC की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो CGL वगैरह में भी ये पूछे जाते हैं, और UPSC का तो ये फेवरेट क्वेश्चन होता ही है PCS का कि मतलब कौन अपॉइंट करता है। कंफ्यूज करने के लिए ना ऑप्शंस में गवर्नर ये सब डालते रहते हैं वो लोग। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें राष्ट्रपति साहब अपॉइंट करते हैं, बट राष्ट्रपति साहब अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करते। राष्ट्रपति साहब एक कमेटी की बात मानते हैं, एक कमेटी बनाई जाती है जो नाम को नॉमिनेट करती है, राष्ट्रपति साहब के पास वो नाम जाता है, फिर प्रेसिडेंट साहब उसको अपॉइंट करते हैं। इस कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो कि इसके चेयरपर्सन होते हैं। दूसरे हैं हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन देखिए कई बार हमारे लोकसभा में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास उतनी सीट्स नहीं होती। जैसे शायद से 10% सीट्स चाहिए होती है। मान लीजिए 100 है तो आपके पास 10 लीडर अगर उस पार्टी के होंगे तो ये आप LOP बना सकते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना सकते हैं। तो अभी आज के टाइम पे तो राहुल गांधी जी हमारे देश के क्या हैं? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। बट जब पिछली सरकार थी यानी इससे पहले वाला जो चुनाव हुआ था उसमें ना कोई LOP नहीं था, क्योंकि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिनके पास 10% से ज्यादा सीट्स हो। तो फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था एक बार CBI डायरेक्टर के केस में, आई थिंक, क्योंकि ना ये लोग डिले करते हैं, बोलते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो हम लोग अपॉइंट ही नहीं करेंगे कमिश्नर और ये चीफ वगैरह। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इंटरवीन किया था और कहा था कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसके अलावा जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी ऑपोजिशन में जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स होंगी उसके लीडर को लीडर माना जाएगा एज अ ऑपोजिशन लीडर। ठीक है, यानी कि ये आपको अपॉइंट करना ही करना है। आप इसमें बहानेबाजी नहीं कर सकते कि भैया हम लोग यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो इन चीजों को अपॉइंट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने CBI डायरेक्टर के केस में शायद से बोला था, आप देख लेना एक बार। नहीं, लोकपाल में बोला था। लोकपाल ना बहुत सालों से अपॉइंट नहीं किया जा रहा था, तो लोकपाल के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भैया ऐसे नहीं चलेगा काम, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो क्या आप देश के अंदर लोकपाल नियुक्त नहीं करेंगे? तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन बोली थी। ठीक है, और उसके बाद देखिए तीसरा क्या है? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आप इस इंफॉर्मेशन कमीशन की बात देखेंगे यानी सेंट्रल लेवल पे जो है, तो इसमें गवर्नमेंट का पलड़ा भारी है। क्यों भैया? क्योंकि पहले सदस्य प्राइम मिनिस्टर खुद गवर्नमेंट के हैं एंड जो थर्ड पर्सन है ये भी गवर्नमेंट के हैं, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बस फॉर्मेलिटी के लिए इसमें रखा गया है। उनका ऐसा कोई मेजर रोल नहीं है, क्योंकि देखिए मेजोरिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट नाम रिकमेंड करती है, राष्ट्रपति साहब उसको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको इस कमीशन का सदस्य बनना है यानी अगर आपको मेंबर बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? तो क्वालिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि BA BSc MCOM ये सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें होता है कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन कौन सी फील्ड का एक्सपीरियंस चल सकता है इसमें? आप या तो बहुत अच्छे लॉ के जानकार हो यानी अच्छे खासे वकील हो, कोई रिटायर्ड जज हो, तो अगर आपको कानून की अच्छी जानकारी है तो आपको इसका सदस्य बनाया जा सकता है। साइंस या टेक की आपको जानकारी है तो भी बना सकते हैं। सोशल सर्विस, जैसे कि कोई समाज सेवी है अच्छे लेवल पे जिसने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है, उसको भी इसका हिस्सा बनाया जा सकता है। किसी के पास मैनेजमेंट का वो है एक्सपीरियंस, वो भी जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इसमें गवर्नेंस पे क्या आता है? जैसे कोई रिटायर्ड IAS IPS वगैरह होते हैं तो वो इसका पार्ट बनाया जा सकता, मतलब उनको भी इसका पार्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस कमीशन का पार्ट नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले क्या है? अगर आप लोग देश के सांसद हैं यानी लोकसभा राज्यसभा में आपका मतलब आप मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आप इसके मेंबर नहीं बन सकते। अगर आप किसी विधानसभा के विधायक हैं तो भी आप इसका पार्ट
नहीं बन सकते। अगर आप कहीं और से प्रॉफिट कमा रहे हैं तो भी आप इसका पार्ट नहीं बन सकते, ठीक है। अगर आपका कनेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है तो भी आप नहीं बनाए जा सकते। ये तो देखिए बेसिकली ये तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कनेक्शन रहता है कहीं ना कहीं, मतलब हम ऐसे गारंटी नहीं दे सकते, बट ये आप कह सकते हैं कि एक बार इसका पार्ट बना दिया तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा अपना डिस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है। फिर ये है क्या कि अगर आप कुछ और बिजनेस प्रोफेशन ये सब करते हैं तो भी आप इसका पार्ट नहीं बन सकते। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ना ये एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि सरकार ने इसमें 2019 में एक अमेंडमेंट किया था जिसके चलते बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो जनरली एग्जाम में क्या दिया जाता है कि जो इसके चीफ हैं यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनको 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए ऐसे अपॉइंट किया जाता है। बट जो करेक्ट आंसर वो क्या है, करेक्ट आंसर क्या होता है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी आप ये नहीं कह सकते कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, जैसा केंद्र सरकार कहेगी उतने वर्षों के लिए ये लोग अपने पदों पे रहते हैं। और ये लाइन ऐड करी गई थी 2019 में इस अमेंडमेंट के थ्रू। अभी मैं आपको वो अमेंडमेंट भी बताऊंगा क्या क्या प्रोविजंस ऐड किए गए थे, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट है। पहला क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोला है कि 3 साल, 5 साल, जितने भी साल उतने साल आप रह सकते हैं। दूसरा है, अगर आपकी उम्र 65 हो जाती है तो आपको रिटायरमेंट दे दी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए, अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 3 सालों के लिए आपको इस पद पे रहना है, ठीक है, और उस बंदे की उम्र है 60। अब 60 से लेके 3 साल आप जोड़ेंगे तो 63 हो गए, ठीक है, यानी 63 तक आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 साल अपने कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है 64 ईयर्स का, ठीक है, अब उसको तो 3 साल के लिए अपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, अगले ही साल 65 का हो जाएगा। यानी 1 साल जैसे ही उसके टेन्योर को हुआ, वो कितने का हो गया, 65। और यहाँ पे लिखा है 65 में रिटायरमेंट, यानी इस बंदे को सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पर रहना है, ये वाला 3 साल कंप्लीट कर सकता है। तो ये इसका मतलब होता है कि जो भी चीज पहले आएगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप 65 के हो गए तो रिटायरमेंट, अदरवाइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और कि जितने भी इसके मेंबर्स और ये सारे लोग होते हैं ना, चीफ कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये लोग दोबारा अपने पद पे नहीं आ सकते, नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। ये भी एमसीक्यू में दिया जाता है तो याद रखना। बट इसमें एक पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि देखिए इसमें मैंने अभी आपको बताया, एक चीफ होंगे प्लस मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। जो चीफ हैं इनको तो दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा, एक बार ये बन गए तो अब ये यहां से हट गए। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं 10, ये दोबारा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकते, ठीक है। यानी एक बार आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए तो दोबारा नहीं बन सकते। बट इनके पास एक ऑप्शन है, मतलब प्रमोशन का ऑप्शन आप कह सकते हैं, कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना, ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं। यहां पे देखिए साफ साफ लिखा है एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यानी आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोबारा नहीं बन सकते, बट आप चीफ बन सकते हैं उसी कमीशन के। बट एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या है कि जितने भी आप साल इसमें रहेंगे, आपका 5 साल से पूरा, मतलब 5 साल से ज्यादा आप इसमें नहीं रह सकते, सीधी सी बात ये है। मान लीजिए आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर 3 सालों के लिए थे, तो जब आपको चीफ बनाया जाएगा तो मैक्सिमम 2 साल और रह सकते हैं, 5 साल टोटल मिला के आप क्रॉस नहीं कर सकते इस कमीशन के अंदर। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। अब देखिए इनको रिमूव कैसे किया जाता है इनके पद से। एक बार अगर किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर देते हैं या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट कर देते हैं, तो फिर इनको हटाने का प्रोसेस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन हटाता है यहाँ पे, हमारे राष्ट्रपति साहब। आपने देखा था अभी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, राष्ट्रपति। तो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल दोनों का प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। राष्ट्रपति साहब को अगर लगता है कि इन 5 में से कोई चीज हो रखी है तो वो इनको हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसॉल्वेंट, ठीक है। राष्ट्रपति साहब की नजर में अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा अपराध किया है जो कि मॉरली ठीक नहीं है तो भी उनको हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बताया था कि अगर कोई सदस्य कहीं और से भी पैसा कमा रहा है तो उसको भी उसके वहां से हटा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति साहब को लगता है कि अब इनका मानसिक संतुलन उतना ठीक नहीं है कि ये इस पद पर रह सकें तो भी उनको हटाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप एक बार इनको देख लेना। और यही सेम चीज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में भी है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इनके अलावा एक पॉइंट और है, देखिए ये वाला पॉइंट,
प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी ऐसी कोई गलती करी है जो, और देखिए इसमें ना प्रूव्ड है, इंपॉर्टेंट बात यह है, तो यानी आप हटाने से पहले ये प्रूव करेंगे कि हाँ इन सदस्य ने ये गलती करी है जिसकी वजह से इनको हटाया जा रहा है। मान लीजिए कोई घपलेबाजी कर दी, कोई बड़े लेवल का करप्शन कर दिया, कुछ भी कर दिया, बट अभी ना किसी ने सिर्फ आरोप लगाया, आप आरोप के दर पे नहीं हटा सकते, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मैंने आपको करप्शन का सिर्फ एग्जांपल दिया, करप्शन की बात नहीं है, बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वो, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, हटाएंगे तो राष्ट्रपति साहब ही, देखिए, लेकिन राष्ट्रपति साहब हटाने से पहले एक अर्जी डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है, प्रॉपर अच्छे से चेक करता है और ये देखता है कि क्या इन सदस्य, मतलब जो भी जिनको हटाना चाह रहे हैं, क्या इन्होंने कोई गलत काम किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उन व्यक्ति को गिल्टी पाता है और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हाँ इनको हटाना बिल्कुल उचित रहेगा, तो फिर राष्ट्रपति साहब इनको हटा सकते हैं। यानी ये जो सारे ऑप्शंस हैं इसमें राष्ट्रपति साहब खुद से हटा सकते हैं, बट अगर इस वाले ओपिनियन को चुनना है तो राष्ट्रपति साहब को सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ेगा। ये सारी सेंट्रल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो अभी आप स्टेट से इसको लिंक मत करना, ठीक है, स्टेट से हम अलग से समझेंगे। अब इन सबकी सैलरी वगैरह क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी चीजें ऐड कर दी हैं। पहले ये नहीं हुआ करता था, पहले होता था कि जैसे सेंट्रल पे है तो हमारे जो चुनाव आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, उसके कंपैरिजन में इन लोगों को सैलरीज वगैरह दी जाती थी। बट आज की डेट में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना इनको देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने आरटीआई एक्ट जो बनाया था, देखिए दोस्तों, आरटीआई एक्ट किस लिए बनाया था कि हम लोग सरकार की जानकारी निकाल सके, यानी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सके। बट क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ना इन चीजों में अमेंडमेंट डाल दिया और हर जगह क्या डाल दिया, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जिसको चाहेगी उसको अपॉइंट करेगी, जितनी सैलरी देनी होगी उतनी देगी, जितने सालों के लिए उनको अपॉइंट करना होगा उतने सालों का टेन्योर फिक्स करेंगे। यानी हर एक चीज किसके कंट्रोल में है, केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है कि जो इस कानून का महत्व था, जो इंपॉर्टेंस थी, अब वो उतनी नहीं रही, क्योंकि आप गवर्नमेंट की ही बात निकलवाना चाहते हैं एज अ जागरूक नागरिक, एज अ सिटीजन। आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ही बात निकालना चाह रहे हैं ना, लेकिन जो अंदर बंदे बैठे हैं ये सारे, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है। सारी कंडीशंस कौन फिक्स कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिक्स कर रही है, ठीक है। तो जब ये अमेंडमेंट लाया गया था तो ऑपोजिशन ने इसका काफी विरोध भी किया था। आप देख सकते हैं, मतलब न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स जाके पढ़ेंगे 2019 वाली, तो आपको दिख जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, और एक बार इनको अपॉइंट कर देते हैं, मान लीजिए इनकी सैलरी रख दी 2 लाख रुपए, ठीक है, कि हाँ भैया हम आपको 2 लाख रुपए में 2 लाख की सैलरी देंगे, आप इस पद पर आ जाइए। एक बार इनकी फिक्स कर दी सैलरी, तो ऐसा नहीं भैया कि अब 2 महीने बाद बोलेंगे नहीं हम आपको 1.5 लाख ही देंगे, 1 लाख ही देंगे, ऐसा नहीं। एक बार फिक्स हो गई तो फिर उनके टेन्योर में उतनी ही फिक्स रखते हैं, उसको छेड़खानी उसके साथ नहीं करते। अब इनका मेन फंक्शन क्या है, मैंने बताया था आरटीआई जो हमारा है कानून, उससे रिलेटेड है, उसी के प्रोविजंस को लागू करने का है। तो इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है तो ये उसको इंक्वायर करते हैं, बट इनके पास खुद की भी स्यू मोटो पावर्स होती हैं, उसको भी अभी हम जानेंगे। स्यू मोटो पावर का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं ये लोग काम नहीं करेंगे। कमीशन को लगता है कि हाँ किसी ने कंप्लेन नहीं करी, बट कमीशन को खुद से लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, तो खुद से एक्शन वगैरह ले सकते हैं बिना किसी के कंप्लेन के, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स है इसमें, हु हैज नॉट बीन एबल टू सबमिट एन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। अब देखिए हमने इंफॉर्मेशन मांगी डिपार्टमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, बट वहां पे जिससे इंफॉर्मेशन मंगवाई है वहां पे उस कुर्सी पे जो इंफॉर्मेशन देने वाला बंदा था वो कुर्सी ही खाली है, यानी वेकेंटस पे कोई अपॉइंट ही नहीं किया गया। तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये लोग इंक्वायर करते हैं कि इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई, ठीक है। दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन आपने मांगी और डिपार्टमेंट ने देने से ही मना कर दी, तो भी यही कमीशन आपकी मदद करता है, ठीक है। आप आरटीआई अगर आपने कभी फाइल की होगी तो आपको पूरा प्रोसेस पता होता है, 10-20 रुपए की कुछ फीस वगैरह होती है डिपार्टमेंट से बात निकलवाने की, ठीक है। तो आपको इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई तो भी यही लोग संभालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है,
आपने इंफॉर्मेशन मांगी बट क्या हुआ कि स्पेसिफिक जो उनकी टाइम लिमिट थी उसमें आपको दिया ही नहीं। यानी वो कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत अब पछतावत होत, क्या वही वाला सीन है कि भैया हमने मांगा था आज ही दे रहे 3 साल बाद, तो क्या फायदा उस इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अभी मैंने बताया 10-20 रुपए की फीस होती है, लेकिन आपसे थोड़ा अलग स्टाइल से चार्ज कर लिया गया ऑफलाइन। अगर अब वैसे तो ये सारा ऑनलाइन है, बट आपने सोचा कि नहीं थोड़ा और जल्दी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, तो उन्होंने अलग ही फीस ले लिया आपसे। उसके बाद क्या है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग या झूठी है, फॉल्स वगैरह है, तो भी यही कमीशन आपकी मदद करता है और आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी यही उठाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और है यहाँ पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ी थी, फॉर एग्जाम्पल NCSC, NCST, ये सारी पढ़ी थी, उसमें क्या होता था कि वो लोग एक रिपोर्ट तैयार करके किसको देते थे, राष्ट्रपति साहब को देते थे। लेकिन ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस केस में क्या है कि ये एनुअल रिपोर्ट बनाते तो हैं, इनकी एक रिपोर्ट ही तैयार करते हैं कि इस साल में कितने लोगों ने RTI दी, क्या क्या हुआ, क्या क्या कमियां थी, सारी चीजें जो भी इनके मतलब इनको लगता है, सारी एक रिपोर्ट बना के किसको देते हैं, केंद्र सरकार को देते हैं, राष्ट्रपति साहब को नहीं देते। और ऑप्शन में ये कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स सभी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पहले राष्ट्रपति साहब के पास जाती हैं, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, फिर वो पार्लियामेंट में आता है, ऐसा पूरा प्रोसेस होता है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली ये लोग रिपोर्ट देते हैं और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंप्लेन करे तो ठीक, कंप्लेन नहीं करे तो भी ये कमीशन खुद से एक्शन ले सकता है। स्यू मोटो का मतलब यही होता है कि आप खुद से बिना किसी कंप्लेन के इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है सीधे सीधे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, ये ऑलमोस्ट जितने भी कमीशंस होते हैं सबके पास रहता है, दैट इज पावर ऑफ सिविल कोर्ट। क्योंकि मान लीजिए कहते हैं ना, बिना हथियार के लड़ाई नहीं होती, तो आपने कमीशन बना दिया, आपने सब पावर दे दी, बट आपने इनको कुछ हथियार ही नहीं दिए जिससे कि आगे ये लड़ पाए। तो वो हथियार क्या है यहाँ पर, पावर ऑफ सिविल कोर्ट। यानी ये कमीशन लोगों को बुला सकता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, लोगों को बुला सकता है अगर इनको लगता है कि इस ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, चल भाई इधर आ जा, क्यों इंफॉर्मेशन नहीं दी, बुला के पूछताछ वगैरह ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर इनको लगता है कि कहीं से कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है, कोई जांच पड़ताल करनी है, तो ये कर सकते हैं। मैंने बताया ना, एविडेंस वगैरह ये मंगवा सकते हैं। सेकंड है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, अगर इनको लगता है कि हाँ किसी कोर्ट में या किसी ऑफिस में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इनको देखना चाहिए और तभी ये सारी चीज़ें संभाल पाए, मतलब तभी सारी चीज़ें समझ पाएंगे, तो क्या होता है, ये उस कोर्ट से, उस ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं और चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी विटनेस वगैरह ये सारे सीन इसमें कर सकते हैं कि बुलाएंगे, हाँ क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। तो ये सारी बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं और यही पॉइंट उसके लिए भी है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए भी है, तो आप देख लेना। इसमें देखिए क्या है, मे एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, पब्लिक अथॉरिटी से ये मांग सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, यानी जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं वो इस कमीशन को आपको देने ही पड़ेंगे अगर ये लोग मांगते हैं। ये लोग कुछ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अमेंडमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके चलते ऑपोजिशन ने काफी आवाज भी उठाई थी, बट गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी थी तो उन्होंने इसको पास करवा लिया था। इसमें क्या था दोस्तों कि जब ये कमीशन शुरू में बनाया गया ना, RTI एक्ट मैंने आपको बताया कि 2005 में बनाया गया। ठीक है, तो 2005 में जब बनाया गया तो उसमें ना एक चीज फिक्स कर दी थी। क्या फिक्स करी थी कि जो भी इसके मेंबर्स होंगे ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनकी टर्म को फिक्स कर दिया था कि 5 सालों के लिए वो अपने पद पे रहेंगे ही रहेंगे। बट 2019 में एक संशोधन किया और उसमें डाल दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वो होगा, ये 5 साल वाला सिस्टम नहीं चलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, वो लोग ऑर्डर में लिख देंगे 2 साल तो 2 साल, 3 साल तो 3 साल, ऐसा नहीं है कि 5 सालों के लिए आप अपने पद पे रहेंगे। उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या किया, दूसरा अमेंडमेंट क्या किया, सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस। मैंने अभी आपको बताया था कि पहले ये लोग इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लेवल पे जो होता था उस हिसाब से देते थे। जैसे देखिए, जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से जो भी कंडीशंस होती थी, सैलरी वगैरह दी जाती थी, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को कैसे दी जाती थी, जो इलेक्शन कमिश्नर्स के पास होती है सैलरी वगैरह वैसे दिया करते थे। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं,
क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो दोनों को आप एक लेवल पे तो रख नहीं सकते, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वैसा होगा, यानी कि सैलरी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वही दी जाएगी, जो भी कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वही किया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अब इसमें दोस्तों देखिए 80% आप कह सकते हैं कि वही पॉइंट्स आपको उठा के कॉपी पेस्ट करने हैं, लेकिन 20% पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने ना उन चीज़ों को हाईलाइट भी कर रखा है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। सबसे पहले तो ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसको भी इसी कानून के तहत बनाया गया और इनका भी काम क्या है, आरटीआई एक्ट जो बनाया है उसी के प्रोविजंस को लागू करना है, बट स्टेट लेवल पे। ये हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है ना, तो उस कंसर्न राज्य सरकार से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ये उसके प्रोविजंस को लागू करेंगे, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या है? अब देखिए यहाँ पे आपको कंपेयर करके पढ़ना है। कॉम्पोजिशन सेम है कि स्टेट के अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, ठीक है, ये स्टेट लेवल के, प्लस 10 से ज्यादा आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी नहीं रख सकते। तो ये 2 पॉइंट है, सेम चीज है, चीफ प्लस नॉट मोर देन 10। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब बात आ गई है स्टेट लेवल की, ठीक है। और स्टेट लेवल पे राष्ट्रपति साहब अपॉइंट नहीं करते, कौन करता है? राज्यपाल साहब, यानी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब देखिए वहां पर क्या था? पीएम था, और यहां पर क्या है? सीएम, यानी कि, और इसमें भी देखिए गवर्नर अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करते, एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी नाम को रिकमेंड करती है, फिर गवर्नर उसी नाम को अपॉइंट कर देते हैं एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट लेवल पे। तो इसमें भी कमेटी है, इस कमेटी में चीफ मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे उस विधानसभा के, और एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको नॉमिनेट कौन करेगा? सीएम साहब ही करेंगे। और सेंट्रल लेवल पे क्या था? यहाँ पे पीएम था और यहाँ पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर था, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप कह सकते हो, वैसे तो कैबिनेट है। तो वहां से एक मंत्री, प्रधानमंत्री साहब नॉमिनेट करते थे और यहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब नॉमिनेट कर रहे हैं। तो ये कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनका टेन्योर क्या है? अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं? अभी ये बात चल रही है स्टेट की, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, बट अगर आप अमेंडमेंट देखेंगे ना जो 2019 में हुआ था, उसमें क्या कर दिया गया कि जो भी ये चीजें हैं, यानी स्टेट के अंदर भी जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट के अंदर भी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनको भी कौन सारी चीजें डिसाइड कर रहा है? उनकी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितने सालों के लिए उनको पद पे रखना है, जो स्टेट के अंदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट बेशक गवर्नर साहब कर रहे हैं, लेकिन टेन्योर कौन डिसाइड कर रहा है? केंद्र सरकार। ऐसे ही दोस्तों उधर क्या था? मैंने आपको एक चीज एग्जांपल के थ्रू बताई थी ना कि CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस 10 हमारे IC होते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो मैंने बताया था कि ये लोग अपने पद पे दोबारा अपॉइंट नहीं किए जा सकते, और ये स्टेट लेवल पे है, तो स्टेट का आप याद रखें, ऐसा नहीं ये सेंट्रल लेवल की बात है, ठीक है। ये सीन उसमें था कि ये लोग दोबारा अपॉइंट नहीं किए जा सकते। इसमें भी क्या है कि चीफ एक बार बन गए तो दोबारा अपॉइंट नहीं होंगे, IC बन गए तो ये दोबारा अपॉइंट नहीं होंगे एज अ IC ओनली, यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोबारा नहीं बनाए जा सकते। बट ये लोग क्या कर सकते हैं? प्रमोट हो सकते हैं, यानी जो IC हैं वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं। सेम चीज यहां पर भी है कि 5 साल से ज्यादा कोई भी व्यक्ति इस कमीशन के अंदर नहीं रह सकता। मान लीजिए 3 सालों के लिए IC थे, बाद में इनको CIC बना दिया, तो CIC मैक्सिमम 2 सालों के लिए और रहेंगे, क्योंकि 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 5 साल से ज्यादा आप उसमें नहीं रह सकते। तो इसमें यही चीज है कि जितने भी लोग हैं दोबारा इस कमीशन का पार्ट नहीं बनाए जा सकते, बट एक एक्सेप्शन है कि इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर है वो सिर्फ एलिजिबल होते हैं किसके लिए? फॉर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनको रिमूव कैसे किया जाता है? सेम सारी चीजें हैं, 100% सेम, बस यहाँ पे गवर्नर साहब है, यहाँ पे भी गवर्नर साहब है, गवर्नर रिमूव करते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग हाई कोर्ट में इंक्वायरी के लिए नहीं भेजते, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का ही रोल है। ऐसा मत सोचना कि स्टेट लेवल पे है तो गवर्नर साहब
हाई कोर्ट को बोलेंगे, फिर हाई कोर्ट इंक्वायरी बैठा के ये सारी चीज़ें चेक करेगा। सारा का सारा रोल किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। और ये आप कंपेयर कर लेना एक बार, मैंने आपको सेंट्रल पे पढ़ाया था ना, तो ये सेम चीज़ है, डिट्टो 100% सेम है, बस प्रेसिडेंट को रिप्लेस कर देना गवर्नर से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सैलरी वगैरह, मैंने अभी आपको बताई कि कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट है। बेशक ये राज्य के अंदर यानी स्टेट लेवल पे बेशक है, बट स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये सारी चीजें 2019 में ही ऐसे की गई थी, पहले तो उनका कोई फिक्स टेन्योर रखते थे 5 साल जैसे, उसके बाद इसमें भी इसी ने एक बार अपॉइंट कर दिया तो उनकी सैलरी वगैरह आप डाउन नहीं कर सकते कि 2 लाख दे रहे हैं फिर अपॉइंट करते ही बोला भैया अब 1 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो, ऐसा नहीं, ठीक है। इसमें भी सेम फंक्शन है 100%। कैसे फंक्शन? कि अगर कोई कंप्लेन करता है तो ये लोग उस कंप्लेन को चेक करते हैं, इंक्वायर करते हैं, और ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल वही हैं जो मैंने आपको बताया था ना कि इन्फॉर्मेशन मांगी बट वहाँ पे ऑफिसर ही नहीं इन्फॉर्मेशन देने वाला, इन्फॉर्मेशन देने से आपको मना कर दिया गया, तो सारी चीज़ें हैं। ये लोग भी अपनी एक एनुअल रिपोर्ट बना के स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं, क्योंकि ये स्टेट लेवल की बात चल रही है, यानी ये भी अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे और राज्य सरकार को दे देंगे, और राज्य सरकार फिर अपनी विधानसभा में उसको प्रस्तुत करती है। फिर इनकी पावर्स क्या है? सेम पावर है, किसी ने कंप्लेन करी तो ठीक, अदरवाइज ये खुद से भी एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं अगर इनको लगता है कि ऐसी कोई ज़रूरत है। पावर ऑफ सिविल कोर्ट भी है और स्यू मोटो भी है। सिविल कोर्ट की पावर वही सेम पावर, एविडेंस मंगाना, लोगों को बुलाना, डॉक्यूमेंट्स चेक करना, किसी भी कोर्ट या पब्लिक अथॉरिटी के पास कोई डॉक्यूमेंट है वो मंगवा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी है, ठीक है। मतलब सारी की सारी आप देखेंगे 100% सेम पॉइंट्स हैं। ये लोग भी किसी भी रिकॉर्ड को एग्जामिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि कोई भी अगर मान लीजिए जज है, इनको जज मान रहा हूँ, ठीक है, तो ये फैसला तभी सुनाएंगे जब ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। आधी अधूरी नॉलेज पे सुनाएंगे तो फिर वो इंसाफ सही से दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए इनको ये पावर दी गई है कि आप सारी चीज़ें चेक कर लो और फिर जहाँ पे कोई गलती लगती है उस हिसाब से फैसला लो। तो इसमें क्या है? ऑल पब्लिक रिकॉर्ड्स मस्ट बी गिवन टू कमीशन ड्यूरिंग इंक्वायरी फॉर एग्जामिनेशन, जो मैंने बात आपको अभी बोली। इसमें भी क्या है? सेम अमेंडमेंट। टेन्योर मैंने आपको बताया पहले फिक्स होता था 5 साल का, बट अब किसको पावर दे दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, बट पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। सैलरी वाली बात मैंने आपको बताई, कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार ने पावर अपने पास ज्यादा ले ली, जिसके चलते ऑपोजिशन पार्टी थोड़ा सा इसको अपोज कर रहे थे, ठीक है। अब पहले क्या हुआ करता था कि पहले ना जो स्टेट के अंदर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे उनको जो सैलरी वगैरह दी जाती थी वो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर के बराबर दी जाती थी, मतलब सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और जो इनके इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे, चीफ को तो इलेक्शन कमिश्नर से कंपेयर कर दिया, और जो चीफ होते थे यानी सॉरी चीफ को इससे, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे उनको किसके साथ कंपेयर कर दिया? चीफ सेक्रेटरी जो होते थे वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट में। चीफ सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद है, सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, तो उनसे इन्होंने कंपेयर किया था इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को, और जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनको इन्होंने कंपेयर किया इलेक्शन कमिश्नर से। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ये सारी चीज़ें खराब हैं, और उन्होंने बोला ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? RTI कानून बन गया, बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है, मतलब गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बट ऐसा सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली थी, 1 साल पहले, आप डेट देख सकते हैं, ये 2025 7 जनवरी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला व्हाट इज द यूज ऑफ RTI इफ देयर आर नो पीपल टू वर्क फॉर इट? सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर एंड स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपने कानून बहुत अच्छा बना दिया, यानी RTI एक्ट है तो बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है? क्योंकि भाई आप लोग जनता को पावर दे रहे हैं, जागरूक नागरिक बना रहे हैं कि इंफॉर्मेशन लीजिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस कानून का क्या फायदा है भैया, जब इंफॉर्मेशन देने के लिए वहां पे कोई बंदा ही नहीं बिठाया आपने, यानी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। इसका मतलब क्या होता है कि आपने कानून बना दिया कि इंफॉर्मेशन ले लीजिए, बट जहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है वो कुर्सी ही खाली है, वहाँ पे कोई बैठा ही नहीं। जब वहाँ कोई बैठा ही नहीं तो आपको इंफॉर्मेशन कौन देगा?
तो इसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पे टाइमली अपॉइंटमेंट नहीं किए जाते इन ऑफिसर्स के, ताकि थोड़ा सा चलता रहे प्रोग्राम, समझ रहे हैं। तो ये सारी कमियां इसके अंदर हैं। अभी भी 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बट ये कह सकते हैं ये कानून काफ़ी अच्छा है। अगर इसको सही से लागू किया जाए तो ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकता है। बट वही है कि कुछ एक्सेप्शंस डाल दिए गए हैं। इनफैक्ट 2019 में, अगर मेरे को सही से याद आ रहा है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस टाइम पे थे, नाम याद नहीं मेरे को, उन्होंने कहा था, उनकी बेंच ने कहा था, 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे थे उसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है ये भी पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। यानी आरटीआई एक्ट के तहत आप इनसे रिलेटेड जानकारी भी मांग सकते हैं। आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करिए और सीजीआई ऑफिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हैं। बट ऑब्वियसली कुछ इन्फॉर्मेशन तो मतलब नहीं देंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस, हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सब, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ों को तो नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल आप कल को इसमें गवर्नमेंट में ही वो डाल रहे हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट में डाल रहे हैं कि भैया आपके पास कितने न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, उनके रिमोट किसके पास है, कौन इसको चलाता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन तो देंगे नहीं भाई, देश की सुरक्षा की बात है। तो ऐसी कुछ चीज़ें इन्होंने एक्सेप्शन डाल रखे हैं कि उसको आप नहीं दे सकते, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप मंगवा सकते हो, मतलब आरटीआई फाइल करके, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो मेरी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इसको ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ कोई डाउट रह गया तो कमेंट में पूछिए। कोई और टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा आप वो कमेंट में बताइए, मैं उसको लॉन्ग वीडियो के थ्रू पढ़ा दूंगा। और बाकी जो लक्ष्मीकांत के चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं, ये हम करते रहेंगे, ठीक है। और वीडियो को प्यार देने के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।